हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के अंदर एक्सरसाइज 13.4 की एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इसकी 5 एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, उनमें भी हमें कोई खास दिक्कत या परेशानी नहीं हुई क्योंकि हमारे बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर थे। तो अगर मैं ब्रीफिंग की बात करूं तो हमने बेसिक्स वाली वीडियो में सबसे पहले रैंडम वेरिएबल को सीखा था। ये रैंडम वेरिएबल की दो कंडीशंस हैं। उसके बाद हमने इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ दिया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इक्वल लाइकली इवेंट्स और जो इक्वल लाइकली इवेंट्स नहीं होते उनके बारे में सीखा था। उसके बाद हमने मीन और वेरिएंस के बारे में पढ़ा। इन सबको मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, विद एग्जाम्पल करवाया था। एक ही एग्जाम्पल से मैंने चारों टॉपिक्स को आपको करवाया था। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो क्योंकि बेसिक के बिना एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मैथ्स को हम क्रैमिंग करके नहीं कर सकते। आज की वीडियो में जो हमारी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं उनमें हम मीन और वेरिएंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल 27 की बात करते हैं। लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन। एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका जाता है। रैंडम वेरिएबल एक्स बी द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द 2 डाइस। फाइंड मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज की वीडियो में जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं हमारी वो मीन और वेरिएंस के आसपास ही घूमेंगी। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते ही मैं बताया कि इसमें मीन या एक्सपेक्टेशन एक ही बात है, वो पूछा गया है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। और जिस तरह से मैंने ये बनाया है फ्लो चार्ट सा, आपको पता है हमें मीन पूछा गया तो मतलब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें रैंडम वेरिएबल भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से देखो, लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन। एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका गया और मैंने आपको बहुत बार बताया एक डाइस को 2 बार फेंका जाए या पेयर ऑफ डाइस में 2 डाइस को 1 बार फेंका जाए, बात एक ही है। तो अगर हम पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हैं तो आपको पता है सबसे पहले उसकी सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स होते हैं, 36। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की, अगर आप, मुझे जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में लिखना है, बट आपको फील देने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको सैंपल स्पेस जो है वो लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, अगर मैं पेयर ऑफ डाइस को फेंकूंगा तो मेरे पास ये 36 केस बनेंगे। अब इसको लिखना जरूरी नहीं है, बट इसका आपके मन में होना जरूरी है। ठीक है, तो लिखा मतलब देखो, मैं आपको ये लगता होगा कि मैं लिखता क्यों, फिर अगर लिखना जरूरी नहीं है तो मैं लिखता क्यों। ये लिखता मैं आपके नोट्स के लिए हूँ। इसका मतलब ये है कि ये आपके मन में होना चाहिए, आपके मन में ये इमेजिनेशन होनी चाहिए कि अगर हम पेयर ऑफ डाइस को फेंकेंगे तो ये केसेस बनेंगे। अब देखो, रैंडम वेरिएबल, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, डिनोट्स सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस। देखो, अब यहां पर मुझे आपको एक बात बतानी है। अगर आपने ये एक्सरसाइज या मतलब कि इसकी एग्जांपल्स पहले भी कहीं की हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं हम सभी कि एक्स की वैल्यू लिखी कि एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यूज़, मतलब कि उसमें सब कुछ फिल करके, जैसे अगर मतलब कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, नंबर ऑफ हेड्स बताओ, तो एक्स की वैल्यू, हेड की वैल्यू 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, मतलब हम सीधा वो स्टेप कर देते हैं। बट अगर आप मेरे से पढ़े हो तो मैंने आपको हमेशा बताया कि सबसे पहले रैंडम वेरिएबल को एग्जैक्टली लिखने से पहले हमेशा ये देखा करो कि एक्स कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो अगर आपको वो आदत नहीं है तो यहां पर इस क्वेश्चन में आके आपको लगेगा कि सर यहां पर हम एक फालतू स्टेप कर रहे हैं। बट अगर आपको वो आदत है शुरू से लिखने की कि एक्स जो है उसकी वैल्यू हम पहले लिखते हैं, तब आपको ये स्टेप नॉर्मली लगेगा और ये आपकी मतलब कि रूटीन में भी होगा। कि रूटीन से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करोगे आपको पता है इसके बाद हम वही वाला स्टेप करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा एक ही पैटर्न में चलने की कोशिश करता हूं ताकि आपको वो ईजी रहे। अब देखो, एक्स हम क्या लिखेंगे, एक्स कैन टेक वैल्यू, एक्स कैन टेक वैल्यू। अब आपको पता है एक्स जो है वो किस अकॉर्डिंग वैल्यू लेगा, तो ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ऐसा कुछ आपको पेपर में नहीं करना। अब कैसे लिखेंगे, अब ऐसा करो, इस डाइस पर 1 लिख लो, यहां पर 1 भी या दूसरे में 1 आ सकता है, तो कितना आ सकता है 2। मतलब इससे छोटी वैल्यू तो नहीं आ सकती, 1 कभी भी सम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है डाइस सम ऑफ 2 नंबर ऑन 2 डाइस है, तो 1 + 1, तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, फिर 1 2 फिल कर लो तो कितना आएगा 3, 1 से ही स्टार्ट कर लो,
3 आएगा तो 4, 1 से ही स्टार्ट कर लो, कितना आएगा 5, 1 से ही स्टार्ट कर लो तो 6, 1, यहाँ पर कितना आएगा 7। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूँ तो 2 के साथ 1 आए, 2 के साथ 1 आएगा तो 3 आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा तो 5 आएगा, 4 आएगा तो 6 आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 + 4 लिखूंगा तो 6 तो पहले आ चुका है, तो मतलब वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि x की कौन कौन सी, मैं ये सैम्पल स्पेस नहीं लिख रहा, मैं ये रैंडम वेरिएबल नहीं लिख रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू ले सकता है। मैं 5 लिख लो, सॉरी 5 भी तो आ चुका है, ठीक है, 2 5 7 होगा, तो 2 6 लिख लो, कितना आएगा 8। अब सेम वे से 3 के साथ अगर कॉम्बिनेशन देखें, 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ 5 आएगा तो 8 आएगा। 3 के साथ अगर मैं 3 के साथ 6 लूँगा तो कितना आएगा 9। सेम वे से 4 के साथ 6 लूँगा तो कितना आएगा 10, क्योंकि 4 के साथ 5 9, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर चेक कर लो। 4 5 कितना होता है 9 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 5 10 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 + 6 कितना आएगा 11, 6 5 नहीं आएगा 6 6, सबसे बड़ी यही वैल्यू है। तो हमारा जो x है वो ये वाली वैल्यू ले सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद ऐसा करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ भी जो है वो नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। अब देखो, अब हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, तो ये मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस x 2 3 ये सारी वैल्यूज़ ले सकता है। अब यहाँ मैंने लिखा है ऑल द इवेंट्स, अब इसको बार बार लिखेंगे। जितने भी सारे इवेंट्स हैं ना, ये सारे जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। आपको पता है हेड टेल वाले क्वेश्चन हो या ये वाला क्वेश्चन हो, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ये इसलिए लिखा है ताकि हम जहाँ पर यूनियन आएगा तो उसको हम प्लस में लिख सकें। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब आपको पता है x = 2 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इसका मतलब है कि मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप मेरे को बताओ। मुझे 1 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किसी का भी सम यहाँ पर, और किसी का भी सम 2 नहीं बन रहा, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ये इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन है। आप मेरे को बताओ, इसके फेवर में 1 है, टोटल केस कितने हैं 36। ठीक है, अब सेम वे से इसकी बात करते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि 3 सम कहाँ कहाँ पर आएगा, 1 2 2 1। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1 2, कोई भी मिस मत करना। ठीक है, सब कुछ आपके सामने होगा, कुछ भी हमें क्रैम नहीं करना। तो देखने में क्वेश्चन बड़ा लगेगा बट एक्चुअली में बहुत ईजी है। कितने केसेस हैं 2/36। अब सेम वे से थर्ड के इसके नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। अब देखो x = 4। अब आप मेरे को बताओ 1 3 2 2 3 1। ठीक है, इन सभी में क्या है, इनका सम कितना आ रहा है 4। तो फेवर में मतलब इसके मतलब ध्यान से देखो 1 2 3 3 फेवर में है, टोटल कितने हैं 36। ठीक है, अब देखो आपको पता है ना, वैसे आपको कंफ्यूज मत होना। अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वैसे तो मैं एक स्टेप और करता, बट क्योंकि क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा फिर 1 2 + 2 1, जो मैंने स्टार्टिंग से यहाँ पर लिखा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो यहाँ की यूनियन को मैं प्लस में लिख सकता हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/36, इसकी भी कितनी है 1/36, तो 2/36। बट ये इक्वली इवेंट्स का क्वेश्चन है तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर x = 5 है, तो देखो 1 4 2 3 3 2 4 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है 1 4 4 1 2 3 3 2, जिस मर्जी ऑर्डर में लिख लेना। कितने केसेस हैं आप मेरे को बताओ। आप कहोगे सर 4, टोटल कितने हैं 36। सेम वे से अब x = 6, तो देखो ये सारे जो हैं ये x = 6 के फेवर में है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 5 से, 1 5, फिर 2 4, फिर 3 3, फिर 4 2, फिर 5 1। ठीक है, अब कितने हैं फेवर में 5, तो कितना लिखूंगा 5/36। अब नेक्स्ट x = 7। अब 7 के फेवर में देख लो
162534435261। काफ़ी केसेस हैं, तो लिखते हैं इनको 162534435261, 1 2 3 4 5 6। तो कितने केसेस आएंगे? 6/36। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8, तो 2635445362, तो 2635445362। ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1 2 3 4 5, 5 इसके फेवर में है, टोटल कितने हैं? 36। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 9, 36455463, तो 36455463, तो 4 इसके फेवर में है, टोटल कितने हैं? 36। x इज इक्वल टू 10, 465564, तो 465564, तो 3/36। अब x इज इक्वल टू 11 5665, ये तो बहुत इजी है, 2/36, मतलब इसके 2 इसके फेवर में है, टोटल कितने हैं? 36। अब 12 के केस में सिर्फ 6,6, मतलब एक केस है, मतलब 1/36। अब देख लो, हमने सभी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली हैं। देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट आप मेरे को बताओ, इसमें आपको मुश्किल कुछ लगा? मुश्किल कुछ नहीं है, देखने में आपको मुश्किल लग सकता है, बट सेम प्रोसीजर हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ये हम प्रोबेबिलिटीज निकाल चुके हैं। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सभी की वैल्यूज हमारे पास हैं, तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ना इसका हम टेबल बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मीन की जो वैल्यू होती है वो ये होती है xi इंटू पी आई समेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसका टेबल जो है वो बना लेते हैं। अब देखो, हमने टेबल बना लिया है। कुछ बुक्स में इसको हॉरिजॉन्टल बनाया जाता है, बट आप जिस तरह से कंफर्टेबल आप उस तरह से बना सकते हो। मैंने इसको ऐसे मतलब कि इसलिए बनाया क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा ही टेबल बनाते थे कि x और px को मल्टीप्लाई करना, आपके सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 1/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/36, इसको करेंगे तो 6/36। तभी मैंने किसको कट नहीं किया था कि एलसीएम सेम आए। 12/36 बहुत ईजी है। 20/36, 6 5 30/36, 42/36, 40/36, 36/36, 30/36, 22/36 और 12/36। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे, अगर हम सबको यहाँ पर ऐड करेंगे, तो आपको पता है ऊपर वाले नंबर ऐड कर लेते हैं। 2 + 6 8, 8 + 12 20, 40, 70, 70 में 42 ऐड करें 112, 112 में 40 ऐड करें तो 152, 152 में 36 ऐड करें तो 188, 188 में 30 ऐड करेंगे तो 218, 218 में 22 ऐड करेंगे 240, 240 में 12 ऐड करेंगे 252। तो यहाँ पर कितना आएगा? 252/36। तो अगर आप इसको कट करना चाहो तो मेरे हिसाब से 252 36 पर डिवाइड हो जाएगा, तो 7 पर ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, 7 पर ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा मीन कितना आ गया, मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से हमने ये मीन जो है वो निकाल लिया। अब मीन मतलब जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। आप मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन में चाहे टाइम लग गया, बट आप मेरे को इतना बताओ कि आपको मुश्किल क्या लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह के क्वेश्चन माइनर चेंजेस के साथ आपको पेपर में आ सकते हैं,
तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। इसमें इंपॉर्टेंट बात, समझने वाली बात क्या थी कि x कौन कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, तो वो आपको लेनी आनी चाहिए। उसके बाद कौन कौन से केसेस हम कंसीडर करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये आपके मन में होना चाहिए। आप लिखो चाहे ना लिखो, बट ये आपके मन में होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 28 की बात करते हैं। फाइंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई। तो ये वेरिएंस वाला क्वेश्चन है, मतलब हमें पहले से पता है कि ये रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये पेपर अगर ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आएगा, तो क्योंकि सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ, किस जोन से, किस एक्सरसाइज से पूछा गया। तो ये हमें क्लियर है। वेरिएंस फाइंड करनी है ऑन अ थ्रो ऑफ अ अनबायस्ड डाई। तो एक डाई को थ्रो किया गया है, तो उसकी सैंपल स्पेस तो बहुत इजी है। अगर डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है तो डाइस की सैंपल स्पेस होती है 1 2 3 4 5 6। इसमें कुछ भी सोचने को नहीं है। अब आपको पता है, चाहे हमें वेरिएंस फाइंड करनी हो, मीन फाइंड करना हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी हो, हमें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल चाहिए। तो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल डिनोट्स, किसको डिनोट करेगा, वेरिएंस किसकी निकालनी है, नंबर obtained ऑन अ थ्रो ऑफ एन डाई। ठीक है, डिनोट्स नंबर ऑन डाई। अनबायस्ड लिखा है, मतलब इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब ये इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, मतलब सभी के चांसेस इक्वल है, मतलब ये इक्वली लाइकली इवेंट्स का क्वेश्चन है। तो अगर ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, देयरफॉर एक्स कैन टेक वैल्यूज। तो x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कोई सोचने को है ही नहीं, जो नंबर डाइस पर आएगा वो x है। तो मतलब x हमारा यही वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 6। अब x हमारा क्लियर है। तो सबसे पहले अब आपको पता है, अगर हमें रैंडम वेरिएबल क्लियर है तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास मतलब कि ये वाला फॉर्मूला हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वैसे इसको भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा कि ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करना। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। तो मतलब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 की, मतलब जब डाइस पर 1 आया हो। और 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6, क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स के क्वेश्चन है। 1 इसके फेवर में है, टोटल कितने हैं, 6। ठीक है, अब सेम वे से x इज इक्वल टू 2, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 2, मतलब डाइस पर कितना नंबर होगा, 2। x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या, डाइस पर नंबर कितना है, 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी, 1/6। तो बहुत ईजी है। सेम वे से x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 की, और 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। अब उसके बाद x इज इक्वल टू 4, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 4, मतलब डाइस पर कितना नंबर आया, 4, मतलब 1/6। अब ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू 5, मतलब प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 5, मतलब 5 की, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6। अब लास्ट रह गया x इज इक्वल टू 6। ऐसे क्वेश्चंस में आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, बट इजी बहुत है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी, 1/6। अब देखो, अब आपको पता है कि हमें वेरिएंस का ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना है, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया था। EX का मतलब होता है मीन, तो मीन भी हमें चाहिए, हमें EX² की वैल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। अब देखो, ये मैंने टेबल बनाया, ठीक है, और मैंने पहले बताया था इसको हम बहुत सी बुक्स में हॉरिजॉन्टल बनाया गया है, वो अलग से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये बेस्ट मतलब कि मेथड है कि आपको सब कुछ एक जगह पर दिख रहा है। तो x और px को मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से करेंगे, 1/6 से करेंगे तो 1/6, यहाँ पर कितना आएगा 2/6, यहाँ पर कितना आएगा 3/6, 4/6, यहाँ पर कितना आएगा 5/6, यहाँ पर
6/6। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो आपके सामने ऐड करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 15 और 6 21। तो इसका टोटल कितना आएगा 621/6। इसका फ़ायदा क्या है, ये हमें मीन मिल गया। अब इसके बाद आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद है तो आपको एक्स स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर 36। अब बाद में मुझे इस एक्स स्क्वायर को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 को 1/6 से करेंगे 1/6, 4 को 1/6 से करेंगे तो 4/6, 9 को 1/6 से करेंगे तो 9/6 यहाँ पर, 16/6 यहाँ पर, 25/6 यहाँ पर, 36/6। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इनको भी ऐड कर लेते हैं, ऊपर नंबर्स होगी, नीचे नंबर सेम ही है। 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 16 कितना होता है 30, 30 + 25 कितना होता है 55, 55 + 36 कितना होता है 55 + 36 91। तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आ गया 91/6, ठीक है। ये इसका सम है, ये इसका सम है। ऐसा करते हैं, आंसर को लिखना है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है एक्स और पी एक्स का जो टोटल था उसको हम मीन बोलते हैं, एक्स स्क्वायर और पी एक्स का जो टोटल था उसको हम ई एक्स स्क्वायर बोलते हैं। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो विच एम्प्लाइज वेरिएंस ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है 91/6, यहाँ पर मीन कितना है 21/6, उसका होल स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज वेरिएंस ऑफ एक्स 91/6, यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441, 6 का स्क्वायर 36। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 36 आएगा। 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, यहाँ पर 546 - 441, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का पार्ट आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हो। तो विच एम्प्लाइज वेरिएंस ऑफ एक्स, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 501/36। अब ऐसा करते हैं, इसको कट करते हैं ताकि हमारा आंसर परफेक्टली मैच हो जाए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 35/12। देख लो कितना इजीली सॉल्व कर लिया, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है। जस्ट अगर आपने पहले के 2 3 4 स्टेप जो है वो सही कर लिए, मतलब रैंडम वेरिएबल को सही प्रेडिक्ट कर लिया, प्रोबेबिलिटी सब कैलकुलेट कर ही लोगे, उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन पार्ट, और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को पढ़ते ही आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन हम शायद पहले भी कर चुके हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। 2 कार्ड्स निकाले गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक कार्ड पहले निकाल लिया फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, उसको बाहर रखा, तो हमारे पास अब कितने कार्ड है 51, उसमें से एक कार्ड निकाला। तो इस तरह से सिचुएशन है। फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ पूछ लिया गया है, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे अगर आप लास्ट एग्जाम्पल को ध्यान से किया आपने तो आपको पता, अगर आपने वेरिएंस वो पूछ लें, चलो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें अंडर रूट ही करना है, अगर वो हमें वेरिएंस अकेला पूछ लेते तो भी हमें मीन तो कैलकुलेट करना ही पड़ता। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और नंबर ऑफ किंग्स, तो हमें मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स का जो है वो निकालना है। तो ये एग्जाम्पल किसके साथ मैच करती है, एग्जाम्पल नंबर 24 के साथ, इसी एक्सरसाइज की। उसमें 2 चेंजेस थे। पहला वहां पर विद रिप्लेसमेंट वाला वो क्वेश्चन था कि वहां पर विद रिप्लेसमेंट था, दूसरा वहां पर एसेस था, किंग की जगह पर क्या था एस। और आपको पता है कि अगर हमें मीन निकालना हो, वेरिएंस निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, हमें सबसे पहले रैंडम वेरिएबल चाहिए, और रैंडम वेरिएबल से भी पहले हमें सैंपल स्पेस चाहिए। और कार्ड्स वाले क्वेश्चन में हम सैंपल स्पेस नहीं लिखते। तो अगर हम नहीं लिखते, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, एनी रैंडम वेरिएबल डिनोट्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ किंग्स, जिसका मीन
जिसका वेरिएंस, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, उसी को हम रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं। x कैन टेक वैल्यू, x कैन टेक वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बुक में ये स्टेप नहीं होता बट मैं आपको हमेशा करवाता हूं। आपको पता है यहां पर किंग आ सकता है, इसको आप k लिख लेना, और नॉन किंग, दूसरा कार्ड कौन सा होगा, नॉन किंग, मतलब उसमें किंग नहीं होगा, उसको हम n से डिनोट कर देंगे। ठीक है, वहां पर मैंने एस और नॉन एस करवाया था और मैंने वो बताया भी था, उसको आप a और n लिख लेना। ठीक है, अब ये हो सकता है क्योंकि दो कार्ड्स निकाले गए, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो दोनों किंग आ सकते हैं, नॉन किंग कोई भी नहीं। ये भी हो सकता है एक किंग आ जाए, एक नॉन किंग आ जाए। ये भी हो सकता है कि कोई भी किंग ना आए, दोनों नॉन किंग आ जाएं। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ किंग्स के ऊपर डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर 2 आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि कार्ड्स जो होते हैं उसमें किंग कितने होते हैं, टोटल 4 किंग होते हैं। ठीक है, तो 4/52 किंग की प्रोबेबिलिटी होगी और नॉन किंग की कितनी होगी, 48। बाकी कार्ड्स तो 52 में से 4 अगर रिमूव कर दें तो 48 रह जाएंगे। ठीक है, अब बहुत ध्यान से करना, यहाँ पर छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपको पता है पहला केस कौन सा है, 2 का, मतलब दोनों किंग हो। अब यहाँ पर प्लीज़ आप याद करना, ऐसा करते हैं, मैं आपको साथ साथ में करवाता हूँ। अगर मान लो ये विद द रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन होता, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होती है क्योंकि ना एक तो इस क्वेश्चन में आपकी बुक में कम्बिनेशन यूज़ किया गया, कम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो बट उसके पीछे का जो लॉजिक है, क्यों यूज़ करना है क्यों नहीं करना, वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो विद रिप्लेसमेंट अभी आप ये सीख लो कि हम कैसे करेंगे इसको टैकल। ठीक है, इसके बिना अगर मैं सेम सिचुएशन, देखो यहाँ पर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 2 की, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है k इंटू के। तो इसको नॉर्मली हम क्या लिखते, अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ k इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ k, मैं ऐसे ही लिखता ना, तो मैं बोलता 4/52 4/52 की विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। बट यहाँ पर इन दोनों इवेंट्स को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। इसका मतलब क्या होता है, याद करो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये रहा, याद करो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, मतलब जब ई हो जाए उसके बाद एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, बुक में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, हो सकता है कि कोई टीचर आपने जहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखी हो वहाँ पर भी एक्सप्लेन ना किया गया हो, बट आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, या मैं लिख देता हूँ किंग 1 किंग 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 1, उसके बाद किंग 2 की प्रोबेबिलिटी जब किंग 1 निकल चुका है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, ये मैंने ऐसे लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि k1 पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/52। अब देखो 4/52, मेरे पास 4 किंग है और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। अब निकल चुका है एक, तो अब 3 रह गया, यहाँ पर भी निकल चुका है, तो 51। तो नेक्स्ट की कितनी होगी, 3/51, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट में डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरह। उसमें हम इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ई एफ की प्रोबेबिलिटी, ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, बाद में यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा कि इन सभी पार्ट्स में हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, तो इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो इसको भी कट कर देते हैं, 3 1 3, 3 7 51। ठीक है, मतलब 17 को 3 से करेंगे तो 51 आएगा। तो कितना आंसर आएगा, 1/221। अब सेम वे से इसकी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, x, अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, अब 1 है तो एक किंग है, तो ये हो सकता है किंग आ जाए फिर नॉन, मतलब किंग आ जाए, और ये भी हो सकता है कि नॉन किंग पहले आए फिर किंग आ जाए। ठीक, तो इन दोनों केसेस में इसका आंसर कितना आ रहा है, 1, मतलब मुझे x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब मुझे किंग के एन और एन के की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब मुझे के एन प्लस एन के की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। और इसको मैं ऐसे क्यों लिख पाया,
इसको मैं ऐसे क्यों लिख पाया या मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। अब आपके सामने ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसको मैं से प्लस में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ के, फिर के निकलने के बाद एन की प्रोबेबिलिटी, सेम वे से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और एन के निकलने के बाद के की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एन के मतलब देखो, अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते हैं मत लिखना, बट आपके मन में आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो के की प्रोबेबिलिटी, किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/52, ठीक है। अब किंग निकल चुका है तो हमारे पास ये कार्ड्स रह गए हैं, ठीक है। और नॉन किंग के कितने हैं 48। अब देखो नॉन किंग, अब किंग निकल चुका है तो नॉन किंग के कितने हैं टोटल 48, टोटल कार्ड्स कितने रह गए हैं 51। आई होप ये आप समझ पाए हो। प्लस अब अगर मुझे अब यहाँ पर देखो फिर से 4 है, यहाँ पर फिर से ये 52 है। अब अगर मुझे नॉन किंग पहले निकालना है तो 48/52 इंटू, अब नॉन किंग निकल चुका है तो ये तो रह गए 47, ये रह गए 51, तो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/51। आई होप इसको आप समझ पाए हो। तो इसको भी मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी इसको सेम वे से उसी तरह से कट कर दो। तो और कुछ कट हो रहा है तो ये कट करते हैं, 3 1 3, 3 6 18, यहाँ पर 17 16 17, और कुछ कट नहीं हो रहा। तो मेरे पास कितना रह गया यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, 16/221, 16/221, तो 32/221। अब लास्ट केस रह गया, अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, मतलब कोई भी किंग ना आए, मतलब नॉन किंग मतलब 0। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, तो इसको भी मैं ऐसे ही करूँगा, दोनों नॉन किंग हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो n1 n2 लिख लूँगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले n1 की, उसके बाद n1 के निकलने के बाद n2 की प्रोबेबिलिटी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी है, मैं निकाल देता हूँ। अब नॉन किंग फिर से लिखते हैं, नॉन किंग कितने हैं 48, टोटल कितने हैं 52। पहले की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 48/52, दूसरे की कितनी आएगी, अब निकल चुका है 47, यहाँ पर 51, तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, तो यहाँ पर इसको कट करेंगे तो 16, यहाँ पर 17, 4 4 यहाँ पर 13, और कुछ कट हो रहा है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 188/221। तो ये सभी प्रोबेबिलिटीज़ मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। मैं आप साथ में आपको बताया था विद रिप्लेसमेंट में क्या करते। यहाँ पर हम क्या करते 4/52, 48/52, 48/52, 4/52, मतलब जो कार्ड कम हो रहा है वो कम नहीं होगा। यहाँ पर भी 48/52, 48/52, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे छोटी छोटी। अब जस्ट मैं एक बार लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया है। तो जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है कि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया है, क्योंकि इवेंट्स डिपेंडेंट थे, विदाउट रिप्लेसमेंट का ये क्वेश्चन था, ठीक है। सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपकी जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर हो मैथ्स को लेके, प्रोबेबिलिटी को लेके। ऐसा नहीं है कि सर वहाँ पर यूज़ किया था यहाँ पर नहीं कर रहे, यहाँ पर किया था वहाँ पर नहीं कर रहे, मतलब ऐसा कुछ आपके मन में होना नहीं चाहिए। ये सब कुछ प्रोसेस आपके मन में चलना चाहिए, इसलिए आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली हैं, तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पर टेबल बना लेते हैं इसका। अब देखो हमेशा की तरह मैंने टेबल बना लिया है, प्रोबेबिलिटीज़ लिख ली हैं। इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/221, 2 को करेंगे इससे तो 2/221। तो इसको ऐड करना बहुत ईजी है, कितना आएगा 34/221। तो ये आपका क्या है मीन है, आपको पता है ये मीन है, मैं लिख भी देता हूँ मीन। और EX इसकी वैल्यू होती है समेशन XI PI, मतलब 34/221।
221। मीन तो हमने निकाल लिया। अब वेरिएंस निकालने के लिए एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब उसी एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 32/221। सेम वे से इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/221। इसको ऐड करेंगे तो 36/221। ये ई एक्स की वैल्यू है। नाउ आपको पता है ई एक्स स्क्वायर भी मुझे चाहिए, उसकी वैल्यू होती है एक्स आई का स्क्वायर पी आई, मतलब जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है 36/221। ठीक है। अब आपको पता है वी नो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, कि मैं वेरिएंस भी चाहिए, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। तो विच एम्प्लाइज वेरिएंस ऑफ एक्स। अब इसकी वैल्यू तो आपके सामने है 36/221 माइनस इसकी वैल्यू भी आपके पास ही है, तो 34/221 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं एलसीएम से करूं तो इसका एलसीएम पता कितना आएगा, 221 का होल स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 221 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7956। कैलकुलेशन काफ़ी मुश्किल है। फिर 34 का स्क्वायर। ठीक है, 34 × 34 तो कितना आएगा 1156। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6800/221 का होल स्क्वायर। अब आपकी एनसीईआरटी ने भी आंसर को यहीं पर छोड़ा है, मैं भी यहीं पर छोड़ रहा हूँ। कैलकुलेशन में कुछ इतना है नहीं है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है इसकी। तो ये इसका आंसर है, ये इसका वेरिएंस है। ठीक, मीन भी हमारा हो गया, ये हमारा मीन था। अब उसके बाद हमारी बारी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो क्या होती है, मतलब जो फॉर्मूला है, मतलब वेरिएंस का अंडर रूट। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स का अंडर रूट। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ गई 6800/221 का स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6800 अंडर रूट। अब ये नीचे वाला अंडर रूट से बाहर आ गया, तो विच एम्प्लाइज, तो अगर आप इसका अंडर रूट करोगे तो आएगा 82.46 डिवाइड बाई 221। तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 0.37। तो ये हमारा फाइनल आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो देख लो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मेन इसमें समझने वाली बात ये थी कि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, और मैंने आपको यहाँ पर बताया है विद रिप्लेसमेंट के साथ। विद रिप्लेसमेंट के साथ हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, अगर मान लो के एन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है तो हम ऐसे करते के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन किंग। बट ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था तो मैं इसको करता के, अब के निकलने के बाद एन। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, यही छोटी छोटी बातें मतलब कि के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स ले सकती हो, क्योंकि कितने अच्छे से आपने बेसिक पढ़ा है, कितने अच्छे से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है, टाइम जितना मर्जी लग जाए बट आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपको आपके मन में कोई दुविधा या कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप किसी डाउट को रख के मन में कोई मन में डाउट रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आपको इतना अच्छे से आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बट अगर आप बिना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में कोई डाउट नहीं है। तो यही मेरा और इस चैनल का मेन मोटिव है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे।